मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार मुझे ये मौका था, मैं 20 साल का था, कि पहली बार मैंने अपने हाथों के अंदर भारत के झंडे को लिया था। मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। तो वो बोले जी झंडा हम हर रोज़ नहीं लगा सकते, सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त कुछ ही दिन साल में हम लगा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उसमें कहा कि तिरंगे झंडे को हम हर रोज़ इसको हम दर्शा सकते हैं। कुल मिला के हमारे देश के अंदर आज 700 से भी अधिक ऊंचे झंडे हैं, जो कि विश्व में किसी भी देश के मुकाबले में अधिक हैं। कभी कभी तो जब सुबह सुबह उठते हैं तो आदमी को ये नहीं पता होता कहाँ पे उठे हैं, तो इसलिए जो है एक दो कई बार कुछ 2-4 सेकंड सोचना पड़ता है, क्योंकि हम इतना ट्रैवल करते हैं तो किस शहर में जाकर के उठे, तो आदमी को सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ। कुत्ता जो है वो ज़रूर अपने मालिक का लिहाज करता है, लेकिन घोड़ा सिर्फ एक अच्छे घुड़सवार का ही लिहाज करता है। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो ग्रोथ रेट है, हमारी जो विकास की दर है, वो अमेरिका से कहीं ज़्यादा आगे है। आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बड़ी समस्या है? हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े के एक नए एपिसोड में। ये एपिसोड बेहद ख़ास है क्योंकि इंडिया 15 अगस्त 2025 को अपनी 79th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। और जब भी हम भारत की सॉवरेनिटी की, इंटीग्रिटी की, यहाँ की संप्रभुता की, यहाँ की अखंडता की बात करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो एक चीज़ हम दिखाते हैं, लहराते हैं, वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। बहुत कम लोगों को ये पता होगा, जो जेनज़ी उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि 2004 तक हर नागरिक को अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कार में, अपने इवन शर्ट पे नेशनल फ्लैग लगाने की आज़ादी नहीं थी, वो राइट नहीं था। 2004 में एक इंसान ने 10 साल का स्ट्रगल किया, लीगल फाइट लड़ी और फिर ये हक हमें मिला। आप बहुत हैरान होंगे, जिन्होंने पहली बार इस फैक्ट को सुना है वो हैरान हो रहे होंगे। और वो लड़का जिसने ये लड़ाई लड़ी, वो तब 20-22 साल का एक लड़का था जो अमेरिका से पढ़ के आया था, और उसने देखा कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, कई साल हो चुके हैं, करीब करीब 50 साल हो चुके थे, और हमारे पास वो हक नहीं था। तो उसने देखा वो कि आसपास कोई भी झंडा नहीं फहरा रहा है, तो उस चीज़ को वो कोर्ट तक लेके गया और फाइनली वो हमें हक मिला। आज वो लड़का बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, 3 बार का लोकसभा सांसद है, जाना पहचाना नाम है नवीन जिंदल। थैंक यू सर। थैंक यू। इस पॉडकास्ट को करने के लिए, बहुत ही खास ओकेजन पे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू प्रवीण। सबसे पहले तो मैं उस 22 साल के लड़के का वो ट्रिगर पॉइंट, वो कन्विक्शन जानना चाहता हूँ कि जो आपने फिर उस नेशनल फ्लैग को हर किसी का हक बनाने के लिए। देखिए 1990 में, उस समय मैं 20 साल का था और मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए, MBA करने के लिए, और मैंने वहाँ देखा अमेरिकन्स को कि वो अपने अपने घरों पर, दफ्तरों पर बहुत गर्व से अपने देश के झंडे को फहराते थे। जब मैं सब लोगों को देखा कि वो अमेरिका का झंडा फहरा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो मुझे भी हुआ कि क्यों ना मैं भी अमेरिका के झंडे को फहराऊँ। तो फिर लेकिन मेरे मन में बात आई कि मैं तो अमेरिकन नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे जो लगा कि मुझे भारत का झंडा दर्शाना चाहिए। अब मुझे अमेरिका के अंदर भारत का झंडा मिले कहाँ से, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, कि मेरे मित्रों से, कि मुझे भारत का झंडा कहाँ से मिलेगा। तो एक ने छूटते साथ बोला कि आपको भारत से मिलेगा। तो मैं तो भारत तो मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। दूसरा मेरा मित्र था, वो बोला कि आपको यू कैन फाइंड इट इन डाउनटाउन डैलस, देयर इज़ अ फ्लैग शॉप, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो मैं कहा चलो ठीक है, जाऊँगा। जब मुझे बस गाड़ी नहीं थी मेरे पास और वो दूर था, करीब आधा घंटा 40 मिनट का रास्ता था। तो 3-4 दिन के बाद उस दोस्त ने, रैंडी माइली ने, मुझे एक पैकेट दिया। मैंने कहा व्हाट इज़ इट, ही सेड ओपन इट। तो मैंने खोला तो उसके अंदर इतना बड़ा एक नायलन का एक भारत का झंडा था। तो वो पाकर मुझे जो खुशी हुई, जो मुझे प्रेरणा मुझे मिली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार मुझे ये मौका था, मैं 20 साल का था, कि पहली बार मैंने अपने हाथों के अंदर भारत के झंडे को लिया था। मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। सबको तो मौका नहीं मिलता, अब तो मिल जाता है सबको, पहले नहीं मिलता था। तो फिर अब मुझे झंडा तो आ गया मेरे पास, अब मैं उसको लगाऊं कहाँ पर। मैं उसको कहीं अच्छी जगह लगाना चाहता था। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में स्टूडेंट यूनियन का मैं प्रेसिडेंट था। मैंने कहा इसको मैं अपने दफ्तर में दीवार पे लगा देता हूँ। तो फिर मुझे थोड़ा संकोच हुआ। मैंने कहा अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैंने यहाँ पर भारत का झंडा लगा दिया तो हो सकता है ये बुरा मान जाएं। तो मैंने कहा इज़ इट ओके इफ़ आई पुट अप द इंडियन फ्लैग हियर। ही सेड या इट्स कूल, नो प्रॉब्लम।
तो मैंने वहाँ पर झंडे को लगा के रखा 1 साल तक। लोग आते थे, मैं उसके बारे में बताता था, मुझे बहुत खुशी हुई। अब जब पढ़ लिख करके जब मैं इंडिया आ गया 1992 में, एंड 1992 में, और 26 जनवरी 1993 में, उस समय मैं 22 साल का था। तो हमने 26 जनवरी को झंडा फहराया फैक्ट्री में, सभी जगह लोग लगाते हैं। अगले दिन जब मैं गुजर रहा था वहाँ से, तो सिर्फ डंडा था, झंडा गायब था। मैं कहा झंडा कहाँ गया? वो तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बोले जी झंडा हम हर रोज़ नहीं लगा सकते, सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त कुछ ही दिन साल में हम लगा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं कुछ कदम चला, फिर मुझे याद आया कि अमेरिका में मैंने झंडा लगा रखा था, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। अमेरिका में मैं भारत का झंडा लगा सकता था, और भारत के अंदर मैं सम्मानपूर्वक ढंग से भारत का झंडा नहीं लगा सकता। मैं ये क्या बात हुई? तो मैं कहा नहीं, हम हर रोज़ लगाएंगे, सूर्योदय पर लगाएंगे, सूर्यास्त पर इसको उतारेंगे, सम्मानपूर्वक इसको लगाएंगे, और कोई नहीं रोकेगा हमको। तो हमने लगाना शुरू कर दिया। तो 1.5 साल के बाद कमिश्नर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो लोग आए, बहुत नाराज़ हुए और झंडे को भी उतरवाई। उन्होंने अपने सामने झंडे को उतरवाया। मुझे रोना आ गया। उस समय मैं करीब 24 साल का था। मुझे रोना आ गया कि भाई मेरे जितने दोस्त थे, हम लोग सब 24 लोग गए थे, हम 24 दोस्त गए थे पढ़ने के लिए, वो तो सारे सारे अमेरिका में रह गए। मेरे मन में ये था कि मेरे में दम होगा तो मैं भारत को अमेरिका से बेहतर बनाऊंगा। अगर मैं फिर लगा मुझे, अगर मैं अपने देश के झंडे को ही नहीं दर्शा पाऊंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? तो फिर जो है हमने प्रण किया कि इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, कि हमें झंडा फहराने का, दर्शाने का हक होना चाहिए हर रोज़। तो फिर इसका मैंने अध्ययन किया, इसके कानून का अध्ययन किया, वकीलों से मिला, सारी किताबें पढ़ी। तो फिर मैंने ये पाया कि झंडा फहराने से जो हमें रोकता था वो थी झंडा संहिता, जिसको बोलते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया वो केवल सरकारी निर्देश हैं, और सरकारी निर्देशों की बुनियाद पर आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। और झंडा फहराना जो है, मेरे मानने से वो एक हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक हिस्सा है, जो कि हमारा संविधान हमें ये हक हमें देता है। तो फिर ये मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि 10 साल तक ये संघर्ष चला, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला। तो 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 23 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, और उसमें कहा कि तिरंगे झंडे को हम हर रोज़ इसको हम दर्शा सकते हैं। तो पहली बार हमें ये हक मिला कि हम हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को हम इसको दर्शा सकते हैं, और इसे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं। जब ये कानून पास हुआ था तब मैं छोटा था, क्रिकेट बहुत फॉलो करते थे हम लोग, और हमने देखा कि अचानक सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने जा रहे हैं और उनके हेलमेट पे बीसीसीआई का एम्ब्लम है, उसके ऊपर नेशनल फ्लैग है। तो वी वर सो सरप्राइज्ड कि हम लोग, तब इंटरनेट नहीं था, तो न्यूज़ देख रहे थे कि क्या है, इसका रीज़न क्या है। तब उसमें बाद में हम लोगों को पता चला कि इट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट चेंज। मगर अचानक वो हट भी गया था। वो थोड़ा-सा वो किस्सा मुझे बताइए। वो ये था कि झंडा दर्शाना कौन दर्शा सकता है, कब दर्शा, वो तो था झंडा संहिता के अंदर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जिसको जो कि मैंने कहा केवल सरकारी निर्देश, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस थी। लेकिन झंडा कपड़ों पे आप नहीं पहन सकते, टोपी पे नहीं पहन सकते, ये उस कानून के अंदर था, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ओके। उसका ये हिस्सा था। तो ये एक कानूनी उल्लंघन था कि अगर आप झंडे को, अगर आप कपड़ों पे पहनते हैं या कोई टोपी पहनते हैं, तो इसका मतलब आप झंडे का अपमान कर रहे हैं उसके कानून के हिसाब से, जो कि गलत था। तो ये मैंने अनुभव किया। मैं भारत की शूटिंग टीम का मैं हिस्सा था, और मैं ब्राज़ील गया था, मैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो उसने मेरी कैप के ऊपर एक कंपनी का नाम लिखा हुआ था। तो वो जब चेकिंग करते हैं तो उन्होंने एक उस पे काली टेप लगा दी। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है यहाँ पर कोई कंपनी का नाम नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे अपने देश के झंडे को लगा सकते हैं कैप के ऊपर। तो उस समय मैं सांसद था, ये बात है करीब 2005 की। 2004 में आप सांसद बन गए थे? 2004 में मैं बन गया था, 2004 के एंड की बात है, 2005 की बिगिनिंग की बात है। तो फिर उस समय मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने, ये आदमी कह रहा है कि आप यहाँ पर देश का झंडा पहन सकते हो टोपी के ऊपर, और लेकिन मैं इसको क्या बोलूँ कि हमारे देश में तो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है करना। तो फिर मैं एक सांसद था, तो मैंने आकर के मैं और होम कमेटी का मेंबर था, और सुषमा स्वराज जी हमारी उसकी अध्यक्षा थी। अच्छा। तो मैंने बात की कि मैडम इसी तरह से बात है, और हमको अपनी कमेटी में ये रेकमेंड करना चाहिए
कि झंडे को हम कपड़ों के ऊपर हम इसको दर्शा सकें, पहन सकें। मैंने कहा हाँ, बहुत से लोग दिल्ली में हमें मिल जाते हैं जिन्होंने अमेरिका का झंडा पहना होता है कपड़ों पे, टी शर्ट पे, यूनियन जैक ब्रिटेन का पहना होता है, वो तो पहन लेते हैं अब, लेकिन भारत का पहना हुआ कोई नहीं दिखाई देता। तो उन्होंने कहा कि नहीं नवीन, ये अच्छा पॉइंट है। तो हमने होम कमेटी के अंदर इसको हमने टेकअप किया, सब ने इसमें समर्थन किया, और फिर दोनों सदनों ने, लोकसभा ने भी, राज्यसभा ने इसको सर्वसम्मति से इसको पारित किया। और तब से जो है फिर हम कोई भी व्यक्ति कमर के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर, जैकेट के ऊपर, टोपी पे, हेलमेट पे, कैप के ऊपर आप तिरंगे झंडे को गर्व से पहन सकते हैं, उससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं। तो उसके बाद से हमने देखा कि लगातार क्रिकेटर्स ने बीसीसीआई के उस लोगों के ऊपर नेशनल फ्लैग लगाना शुरू कर दिया, और अब तो हर स्पोर्ट में ही जी। ये यूज़ होता है। एक और किस्सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक और वाकया हुआ पार्लियामेंट में, सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, लेपल पिन को लेकर जो आप अभी पहने हुए हैं, तो इसको लेके भी एक थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ा, वो क्या? हाँ जी, मैं जब पार्लियामेंट में चुन के गया तो मुझे सिर में दर्द रहने लगा। मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे तो सिर में दर्द कभी होता नहीं है। तो मुझे लगा कि, मुझे एहसास हुआ कि यहाँ हवा के अंदर बहुत ज़्यादा धुआं है सिगरेट का। तो सेंट्रल हॉल के अंदर सिगरेट पीना अलाउड था उस समय। अच्छा। तो मैंने जब कानून को मैंने देखा, मैंने पढ़ा, क्योंकि जब कोई समस्या मिलती है तो मैं कंप्लेंट नहीं करता, मैं उसको हल ढूंढने के मैं प्रयास करता हूँ। तो मैंने उसको जब देखा तो उसमें लिखा था कि सार्वजनिक जगहों के ऊपर आप धूम्रपान नहीं कर सकते। मैं तो सार्वजनिक जगह, यहाँ तो सब सेंट्रल हॉल के अंदर सब लोग आके बैठते हैं यहाँ पर। तो फिर जब मैंने एक चिट्ठी लिखी, और मैं सोमनाथ चटर्जी साहब उस समय स्पीकर थे लोकसभा के, तो मैंने उनको जाकर के चिट्ठी थमाई। मैं कहा सर, इसी तरह से जो है हम तो कानून के निर्माता यहाँ से बैठते हैं, और कानून है कि आप सार्वजनिक जगह पर आप सिगरेट नहीं पी सकते, और यहाँ पर सब लोग सिगरेट पीते हैं जिससे पूरा वातावरण दूषित होता है। तो वो मेरी तरफ देखे और बोले अच्छा ठीक है। तो बोले लेट मी सी। तो लेकिन उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने मीटिंग बुला करके निर्णय लिया, और स्मोकिंग पहली बार इतिहास में सेंट्रल हॉल के अंदर स्मोकिंग उन्होंने बैन कर दी। जितने एस्ट्रे थे सबके ऊपर जो है कील ठोक करके उनको बंद कर दिया गया उनको। तो मैं उनको धन्यवाद करने के लिए गया। जब मैं उनको धन्यवाद करने के लिए गया तो उन्होंने मुझे देखा कि मैंने ये पहन रखा है, अपनी जैकेट के ऊपर ये लेपल पिन मैंने लगा रखा था। तो वो बोले नवीन, मैंने आपको टोका नहीं, संसद में आप एम्बैरेस होते, आप इसको संसद में नहीं पहन सकते। मैं कहा सर क्यों नहीं पहन सकता, ये तो हमारे देश का सबसे पावन प्रतीक है, मैं इसको संसद में क्यों नहीं पहन सकता। बोलते नहीं, आप ये, उन्होंने किताब दिखाई कि कानून, मेरे को नंबर याद नहीं है कौन सा कानून था संसदीय प्रणाली का, बोले कि आप किसी भी तरह का बैज जो है आप संसद के अंदर बैज या बिल्ला नहीं पहन सकते। मैं कहा सर ये किसी तरह का बिल्ला तो नहीं है, ये तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो बोले अगर आपको चेंज करना है तो आप फिर मुझे पत्र लिखो, रूल्स कमेटी को चिट्ठी लिखो। अच्छा। फिर मैंने रूल्स कमेटी को चिट्ठी लिखी, और 4 साल के जद्दोजहद के बाद, उसके बाद हमें जब वो कि उस समय तक वो 4 साल किया, बल्कि 5 साल से ज़्यादा लगे, मीरा कुमार जी उसमें अच्छा, स्पीकर बनी थी, तब जा कर के ये बदलाव आया कि अब हर रोज़ हम गर्व से संसद के अंदर कोई भी सांसद या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को लेपल पिन की तरह पहन सकता है। तो आपका ये कैंपेन यहीं तक नहीं रुका, आपने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया भी बनाया। आज हम देखते हैं कि 207 फीट लंबे फ्लैग इंस्टॉल होते हैं, देश में कई जगह हो चुके हैं। यहाँ दिल्ली की अगर बात करें तो एससीपी में, सेंट्रल पार्क में हो चुका है। इसके अलावा बाकी हाइट के भी, वो उस फाउंडेशन के बारे में बताइए। वो देखिए, जब 2004 में हमें ये हक मिला कि हम हर रोज़ देश के झंडे को दर्शा सकते हैं, तो ये पहली बार था हमें। आप ये सोच के देखो, आज से हज़ारों साल पहले की भी बात करें तो हमारे देश पे किसी ना किसी का राज रहा, चाहे अशोका का था, चाहे मौर्य था, चाहे फिर मुगलों का राज रहा, अंग्रेज़ों का राज रहा, हमेशा किसी ना किसी राजाओं का राज रहा। और जब हम आज़ाद हो गए, अपने आप को गणतंत्र घोषित कर दिया, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज ना रहकर ये एक सरकारी ध्वज बन कर के रह गया। तो जब हम पहली बार, हमें ये हक मिला कि हम हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को दर्शा सकते हैं, तो ये लोगों के अंदर इस बात को फैलाना भी बहुत आवश्यक था। तो हमने इसी तरह से फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की गठन की, मैंने और मेरी वाइफ शालू ने। और हमने कहा कि हम जगह कहीं पेंटिंग एग्जीबिशन की फ्लैग के ऊपर, कहीं फ़ोटो एग्जीबिशंस की, और कहीं कोई कार्यक्रम किया, कहीं कोई कार्यक्रम किया। और फिर हमने इस तरह से ऊंचे ऊंचे झंडे लगाने शुरू किए,
क्योंकि जब हम ऊंचा झंडा लगाएंगे तो वो रोज़ उसको हज़ारों लोग, लाखों लोग उसको देखेंगे, देखकर उससे प्रेरित होंगे। तो हमने ऊंचे ऊंचे झंडे पूरे देश के अंदर लगाने शुरू किए, और मुझे बहुत गर्व है आपको बताते हुए कि आज करीब 180 से अधिक ऊंचे झंडे फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश के अंदर लगाए हैं। कुछ 207 फुट के, कुछ 100 फुट के, और बाकी लोगों ने भी इससे प्रेरणा लेकर करीब 550 झंडे बाकी लोगों ने भी लगाए हैं। तो कुल मिला के हमारे देश के अंदर आज 700 से भी अधिक ऊंचे झंडे हैं, जो कि विश्व में किसी भी देश के मुकाबले में अधिक हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, और ये इसलिए लोग करते हैं क्योंकि लोगों को देश के अंदर विश्वास है, और हमारा तिरंगा झंडा हमारे देश का सबसे पावन प्रतीक है। तो सभी लोग बहुत खुशी-खुशी से, बहुत जोश के साथ स्कूलों में, कॉलेजों में, एयरपोर्ट्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ में, सभी जगह छावनियों के अंदर तिरंगे झंडे को दर्शाते हैं, और हमेशा हमारा झंडा हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। आपको लगता है कि जब थोड़ा-सा किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो थोड़ा डिसएडवांटेज भी होता है? अभी जैसे जितना ओपनली हम लोग नेशनल फ्लैग एक्सेस कर पाते हैं, तो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हम देखते हैं कि रेड लाइट्स पे तिरंगा बिक रहा है, लोग बाइक्स पे लगा रहे हैं। थोड़ा-सा कहीं न कहीं थोड़ा रिस्पेक्ट भी होते हुए देखते हैं। तो आप उन लोगों को, अपने नागरिकों को, क्योंकि आप वो एक ऑथेंटिक वॉइस हैं झंडे को लेकर, आपका इतना बड़ा कैंपेन है, तो क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा-सा मतलब रिस्पेक्टफुल कैसे रहें? देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये आपका झंडा है, ये हमारा झंडा है, हमारा सबसे देश का पावन प्रतीक है। आप किसी भी मज़हब के हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी प्रांत के हों, ये आपका झंडा है। और जब हम झंडे को दर्शाते हैं तो हम अपने इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर केवल यही दर्शाते हैं कि हमें अपने देश से प्यार है। तो इस पावन प्रतीक की इज़्ज़त रखना, इसका मान रखना, वो भी हमारा हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। और मैं समझता हूँ मुझे कुछ आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा मैं देशभक्त अपने आप को मानता हूँ, उससे बड़ा देशभक्त मैं आपको मानता हूँ। तो इसलिए अगर आप भी कोई लगे, कोई व्यक्ति कभी कोई झंडा आपको कहीं गिरा हुआ मिल जाए, कुछ बदहाल मिल जाए, तो कृपया उसको आप उठा लें। उसको आप उठा कर के उसको आप अलग से आप उसको कहीं दफ़ना सकते हैं, कहीं उसको दबा सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी आप सड़क पर उसको कहीं पर गिरा हुआ, या कोई लोग गलती से इसको उल्टा लगा देते हैं, तो उनको बता दें। इसको बड़ी बात ना बनाएँ, क्योंकि कई बार हो जाता है, कई बार गलती से लोग उसको हरे को ऊपर कर देते हैं, हरा नीचा होना चाहिए, हरा का ऊपर कर देते हैं। तो लेकिन कोई अगर गलत कुछ हो रहा हो तो उसको हम ठीक कर लें। क्योंकि कभी-कभी जब करोड़ों लोग आज झंडे को दर्शाते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ त्रुटियाँ रहेंगी। कहीं गलती हो जाता हाँ, तो उसके ऊपर ना ध्यान दे करके हम ये इसको हम ल बड़ी मतलब वी हैव टू सी द लार्जर पिक्चर, कि जो बड़ी बात ये है कि लोग झंडे को दर्शाना इसलिए चाहते हैं कि वो अपने देश प्रेम को दर्शाना चाहते हैं। और उसको दर्शाने में अगर किसी से कमी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसको उठा लें उसको और ठीक कर दें उसको। बात झंडे की हो रही है, बात देशभक्ति की हो रही है, और अब बात होती है आत्मनिर्भरता की। एक किस्सा मुझे याद आता है कि आपके फादर लेट ओपी जिंदल जी के बारे में ही आता है, जिन्होंने शुरुआत की हरियाणा के हिसार से, और कोलकाता में एक इंसिडेंट है कि वहाँ पे लोहे की, आपका बिजनेस था आपके फादर का, लोहे की पाइप पड़ी थी, उसमें मेड इन इंग्लैंड लिखा था। वो किस्सा क्या था, और उसके बाद उन्होंने ये प्रण लिया, ये प्लेज किया कि मैं मेड इन इंडिया बनाऊंगा। और वो उस दौर के जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो इंडिया के पिलर्स रहे हैं, टाटा हो, आप हो, बिरला हो, कोई भी हो। तो मुझे उसके बारे में बताइए, और वो जो प्लेस था वो आज आपके बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एक्सपेंशन, जो भी आप किसी भी सेक्टर में डील करते हैं, उसको कैसे कैरी ऑन करते हैं? देखिए, उस समय जो है पाइप या तो सिर्फ टाटा स्टील बनाता था, और या फिर ज़्यादातर इम्पोर्ट होते थे। तो उनके मन में, क्योंकि वो इस ट्रेड से जुड़े हुए थे, हम लोग जो है अपनी लोहे की बाल्टियाँ बनाते थे और कुछ पाइप के में ट्रेडिंग करते थे। तो पिताजी कुछ दिन ने जब देखा भी मेड इन इंग्लैंड, तो उनको लगा भी ये सिंपल सा ये पाइप है, ये पाइप हम अपने देश में क्यों नहीं बनाते, हम क्यों इसको हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहता है, चाहे आप हों, हम हों। तो उनके मन में भी ये प्रबल इच्छा थी कि हमारा देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। और जब हम ये पाइप आज इंग्लैंड से आता है, क्योंकि अगर उस समय
कोई भी चीज़ इंपोर्ट होने में आज भी बहुत समय लगता है। आज भी अगर आप कोई चीज़ अगर आप यूरोप से इंपोर्ट करेंगे, कहीं और से इंपोर्ट करेंगे, उसमें बहुत समय लगता है, टाइम लगता है। तो लगता है ये चीज़ें यहाँ बननी चाहिए। तो इसी सिद्धांत को मानते हुए उन्होंने बहुत काम किया और आज भी हम अपने पूरे जिंदल समूह के अंदर हम बहुत उस बातों से प्रेरणा लेते हैं और कोशिश ये करते हैं। हर चीज़ तो हम नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश ये करते हैं जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और वही आज आज माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश हर स्थिति के लिए, हर चीज़ के लिए आत्मनिर्भर हो, मजबूत हो, ताकि हमें किसी और के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े। जब वो 22 साल का लड़का जिसकी शुरुआत में मैंने मेंशन किया था, वो अपने शुरुआत एमबीए करके आया और शुरुआत में उसको रायगढ़ भेजा गया, जो पहले मध्य प्रदेश में था, अब शायद छत्तीसगढ़ में है। वो एक लॉस में चल रही कंपनी थी। आपने ऐसा क्या किया? आपने ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बिज़नेस में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ताकि वो भी इस एक सीख ले पाएँ कि कैसे प्रोसेस को सही करके आप सफलता के रास्ते पे जा सकते हैं। देखिए, जब मैं आया 92 में पढ़ लिख करके आया अमेरिका से, आगे देखा तो ये कंपनी रायगढ़ में जो प्लांट था, कि इसके अंदर 3-4 करोड़ रुपए महीने का लॉस होता था। 3-4 करोड़ रुपए उस समय बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ी बात होती थी और मुझे बहुत डर लगता था कि ये प्लांट इतना प्रोडक्शन नहीं होती, इतना इसमें ब्याज लग रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। लेकिन जब मैं अपने पिताजी से मैं बात करता कि मैं पूछता, मैं बाबूजी ये कैसे ठीक होगा? तो बोले तू अपना काम पे लगा रहे, मेहनत कर और ये प्लांट जो है एक दिन साल का 100 करोड़ रुपए कमाएगा। तो उन्होंने बोल दिया 100 करोड़ रुपए कमाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो कभी 100 करोड़ रुपए कभी कमा सकता है। मुझे लगता था कि वो खाली मेरा दिल रखने के लिए, कि मुझे जो है हौसला देने के लिए मुझे ये कह रहे हैं कि ये एक दिन 100 करोड़ रुपए कमाएगा। लेकिन तो इसलिए लेकिन फिर भी मैं लगा रहा, टीम वर्क पे काम किया। जो कमियां थी, जो प्लांट के अंदर तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, उनको दिक्कतों को ठीक किया। तो करते चीज़ें जो है ठीक होने लगी, अच्छा होने लगेगा, स्टील का मार्केट अच्छा हो गया। और फिर उनके रहते रहते ही उस प्लांट ने 500 करोड़ रुपए साल के भी बनाए और वो 500 करोड़ रुपए महीने के भी कमाता है वही प्लांट, रायगढ़ का प्लांट। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि कई बार जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम किसी से बात करते हैं जिसको अनुभव होता है, जिसको उस चीज़ का ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, और वो हमें बताते हैं, कोई रास्ता दिखाते हैं, तो हमें उसमें विश्वास रखना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए। और जब हम मेहनत करते हैं, सारी टीम को साथ लेके चलते हैं, तो फिर ईश्वर का जब आशीर्वाद हमें मिलता है तो फिर कामयाबी भी हमें मिलती है। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे इस आपसे बात करने से पहले रिसर्च के दौरान पता चली कि आपके पिताजी, जिसको आप बाबूजी कहते हैं, जिनको आप ओपी जिंदल जी ने हिसार में बाल्टी की फैक्ट्री से शुरुआत की, बाल्टी बनाने की शुरुआत की। आप उस हम्बल बिगनिंग को कैसे याद करते हैं आज? उससे क्या इंस्पिरेशन लेते हैं? और क्या मतलब उस और ऐसे जो एक्सपेंशन हुआ साथ आगे-आगे, तो उस फ़िलॉसफ़ी वो कोई ऐसी कौन-सी फ़िलॉसफ़ी थी जिसको आप हमेशा दिमाग में रखते हैं? वो देखिए, ऐसे बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो कि हम जब बाबूजी के साथ हम टाइम स्पेंड करते थे, और जैसे एक हम देख के आए, मैं और बाबूजी, हम तो दोनों एक ही कमरे में, रायगढ़ के अंदर एक ही कमरे के अंदर, उसमें 2 बेड थे और वहीं पे हम सोते थे। और छोटा-सा हमारा गेस्ट हाउस हो, उसी के अंदर ऊपर ऑफ़िस था, कुछ कमरे थे, वहीं पर हम रहते थे। और जब एक वहाँ पर मैं आस-पास एक बड़ी कंपनी के एक सीमेंट प्लांट को देखने के लिए गया, ये करीब 93 की बात होगी, 93 की। तो वो मैंने देखा कि बहुत ही आलीशान था, 5 स्टार उनका गेस्ट हाउस था, बहुत 5 स्टार सारा का सारा, बहुत बढ़िया चीज़ थी। तो मुझे देख के लगा कि हमारा तो बहुत बेकार है इसके मुकाबले में। तो मैंने आके बाबूजी को कहा, मैंने कहा बाबूजी उनका तो इतना उन्होंने शानदार बना रखा है और हमारा तो बहुत ही सिंपल है, हमारा सारा काम तो। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देखना उनका क्या हाल होगा उनका। तो उन्होंने जो है बोला कि तू खुद ही देखेगा उनका क्या हाल होगा। तो मुझे उस समय उनकी बात समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसे उन्होंने ऐसे कुछ बोल दिया। फिर लेकिन मैंने देखा कि 2-3 साल के बाद वो कंपनी फिर वो बैंकरप्ट हो गई। अच्छा। वो बैंकरप्ट हो गई और हम धीरे-धीरे मजबूत होते गए। तो उनका कहना ये था कि अपने खर्चे हमें नहीं बढ़ाने चाहिए। हमें जो है पहले कमाई करनी चाहिए और फिर अपने हम खर्चे बढ़ाएँ। हम जो है कर्ज़ का पैसा लेकर
बैंकों से उधार लेकर के और फिर हम आलीशान जो है हम चीज़ें बना दें और फिर वो हम अपना वापस ना कर सकें, हम कर्ज़ वापस ना कर सकें। तो ये उनसे बहुत सीखने को मिला। और दूसरा जो है कि मेहनत करना, काम के बारे में एक-एक चीज़ के बारे में खुद जानकारी रखना, दूसरों पर खाली डिपेंड नहीं करना। अगर हमें अपने काम के बारे में जानकारी होगी, प्लांट के बारे में जानकारी होगी, तकनीकी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, तो उससे हम सही निर्णय ले सकते हैं और कोई हमारे को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो ये बहुत आवश्यक है। तो हमसे बहुत उस में से बहुत सवाल पूछते थे, ये सवाल, वो सवाल, ये सवाल, तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती थी। तैयारी करनी पड़ती थी और उनके सवालों के जवाब देने के लिए जब हमने इतनी तैयारी की तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला और सीखने को मिला वो आज तक हमें काम आता है। और लोगों को हिम्मत देना, कई बार लोग जो है लोग बोलते हैं कि नहीं जी हमें एक कंपनी से इंजीनियर बुलाना है, विदेश से इंजीनियर बुलाना है और इंजीनियर आने में समय लग जाता था। तो बोलते नहीं तुम खुद करो, तुम देखो कि भाई कैसे होगा, अपने आप करो, अगर कामयाब हो गए तो तुम्हारी कामयाबी है, अगर इसमें तुम अगर फेल हो गए, कोई नुकसान हो गया तो वो मेरा है। तो लोगों को इससे हिम्मत मिलती है, बल मिलता है और वो लोग अच्छा काम करके दिखाते हैं। नवीन जिंदल 3 बार के सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, 2 बार कांग्रेस से, 1 बार अब इस बार आप बीजेपी से जीते। 40 साल से ऊपर का आपका इंडस्ट्रियलिस्ट का अनुभव है इंडस्ट्री में। 35 साल। 35 साल। अपने आप को किस चीज़ से ज़्यादा रिलेट करते हैं, एज अ पॉलिटिशियन या एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट? देखिए हम दिन में कई बार अपना रोल बदली करते हैं, ठीक है, अपनी सुबह उठ के जब नींद खुलती है तो आप एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट उठते हैं कि पॉलिटिशियन उठते हैं? नहीं बस बस कभी कभी तो जब सुबह सुबह उठते हैं तो आदमी को ये नहीं पता होता कहाँ पे उठे हैं। तो इसलिए जो है एक दो कई बार कुछ 2-4 सेकंड सोचना पड़ता है, क्योंकि हम कहाँ इतना पे? ट्रैवल करते हैं तो किस शहर में जाकर के उठे, तो आदमी को सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ। तो देखना पड़ता है। तो उस समय तो ऐसा नहीं सोचता आदमी, लेकिन दिन में कई जगह आदमी को हम, मुझे नहीं आपको भी और हर व्यक्ति को अपने कई बार रोल चेंज करने पड़ते हैं। अपने माँ बाप के सामने व्यक्ति को एक बेटे की तरह, बेटा है बेटी की तरह बिहेव करना पड़ता है। बच्चों के सामने मुझे पिता बनना पड़ता है और पार्लियामेंट में जो है एक सहयोगी बनना पड़ता है। कुरुक्षेत्र में लोगों के सामने उनका एक जन सेवक के रूप में मैं काम करता हूँ। अपने जब कंपनी में जाता हूँ तो वहाँ पर कि कंपनी का मैं चेयरमैन हूँ, उसके हिसाब से काम करता हूँ। जब घोड़े पे बैठता हूँ तो घोड़ा इन बातों को लिहाज नहीं करता। मुझे देखना पड़ता है कि कौन से घोड़े पे बैठा हूँ, किस तरह से इसको सवारी करनी है और हमेशा उस पे ध्यान से बैठना पड़ता है कि घोड़े का के मूड का, और कभी भी वो घोड़ा जो है हिल पड़ता है, कूद पड़ता है, तो उसके लिए हमेशा सावधानी रखनी पड़ती है। अपने मालिक को पहचानता नहीं है कि मेरे बिल्कुल नहीं पीठ पे? पहचानता। मैं आप लोगों को सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं बहुत घोड़े चलाता हूँ, हर रोज़ चलाता हूँ, हर रोज़ 6-7 घोड़े चलाता हूँ। तो घोड़ा जो है अपने कोई मालिक को ना पहचानता है, ना मालिक का लिहाज करता है। पहचानने तो अगर आप उसको रोज़ जाके कुछ गाजर खिलाओगे, घास खिलाओगे, गुड़ खिलाओगे, तो हो सकता है पहचान ले, लेकिन इस बात का वो लिहाज नहीं करता। कुत्ता जो है, वो ज़रूर अपने मालिक का लिहाज करता है, लेकिन घोड़ा सिर्फ़ एक अच्छे सवार का, अच्छे घुड़सवार का ही लिहाज करता है। तो इसलिए ये भी हमें बहुत कुछ सिखाता है घुड़सवारी भी, कि हमें जो भी हम काम करें उसके लिए हमें हमें निपुण होना चाहिए, क्योंकि जीवन भी कोई लिहाज नहीं करता किसी का। लाइफ किसी का लिहाज नहीं करती, वो सिर्फ वो जो अंग्रेजी में कहावत है, यू गेट व्हाट यू डिजर्व नॉट व्हाट यू डिज़ायर। ओके। तो इसलिए वी हैव टू बी फर्स्ट, वी हैव टू डिजर्व एंड देन डिज़ायर। आपने घोड़े की बात की, मुझे घोड़े वाला एक इंसिडेंट याद आ गया कि अभी हाल ही में इलेक्शन और घोड़े पे आप सवार होके वोट कास्ट करने जी पहुंच गए। वो क्या था, मतलब क्या माइंडसेट था आपका, क्या सोच के गए थे? देखिए और वैसे ये नेशनल न्यूज़ बना था उस दिन का। हाँ जी, क्योंकि मुझे घोड़े चलाने का मुझे शौक है और मैं सोचता हूँ कि देखिए शादी के अंदर भी दूल्हा जो है घोड़े पे बैठ के आता है। अच्छा। ठीक है, घोड़े घोड़े पे बैठ के आता है क्योंकि उसको शुभ मानते हैं। तो इसलिए जो है एक शुभ काम करने के लिए मैं वोट देने के लिए जा रहा था। तो क्यों ना हम वोट देने के लिए जाएं, तो लोग बाग जो है सज धज के जाते हैं। बहुत से लोग गाँवों के अंदर भी, लेडीज़ भी, लोग भी तैयार होकर के जाते हैं वोट देने के लिए, क्योंकि हमारे प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है जब हम वोट देने के लिए जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम जो है क्यों ना हम शान से अपने घोड़े पे बैठ करके एक शुभ काम के लिए जा रहे हैं और हम घोड़े पे बैठ करके जाएं। और मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी सभी वर्गों के हित के लिए काम कर रही है। ओके। अ, अभी बात करते हैं अमेरिका की।
जहाँ से आप पढ़ के आए हैं, जी। वहाँ के अभी नए नवेले पहले हैं, मतलब वेटरन हैं, मगर राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और आपका जो बिज़नेस है स्टील का, पावर का, आप उस वो आप पे भी उसका इम्पैक्ट है, जो रेसिप्रोकल टैक्स 25 से 50% लगाने की बात कर रहे हैं। आप इस चीज़ को कैसे एज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट अब कैसे देखिए, देखते हैं इस अब चीज़ को? उनके कौन सलाहकार हैं, कौन उनको बोलता है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि माननीय राष्ट्रपति ट्रंप को जो है बहुत वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतना बड़ा उनका व्यक्तित्व है, तो उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आखिर जो है, जब आप भारत के बारे में कुछ बोलते हैं, भारत में हमारी जनसंख्या जो है 150 करोड़ लोग हैं। हमारी जनसंख्या उनसे 5 गुना ज़्यादा है। हम भी एक प्रजातंत्र हैं और हम जो है आज से 10 साल पहले 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ ही सालों के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे हम। तो इसलिए उनको ऐसा कहना, ये पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत जितने भी बड़े देश हैं, हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो ग्रोथ रेट है, हमारी जो विकास की दर है, वो अमेरिका से कहीं ज़्यादा आगे है। तो इसलिए उन्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता। और दूसरा, स्टील के बारे में जैसे आपने कहा, मैं भारतीय स्टील संघ का मैं अध्यक्ष हूँ और भारत अमेरिका से दुगना स्टील बनाता है। वो तो बनाते हैं कुल मिलाकर के करीब 70-75 मिलियन टन और हम 150 मिलियन टन से अधिक हम स्टील बनाते हैं। तो इसलिए उनका ये कहना, ये तो हास्यास्पद है। इसको कोई भी व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता और ये तो बल्कि एक जैसे एक उन्होंने मजाक किया हो, एक भद्दा मजाक किया हो, ये उस तरह की एक बात है जो कि उनको शोभा नहीं देता। आपने बताया कि हम लोग डबल स्टील बनाते हैं। हिंदुस्तान जो है वो यंगस्टर्स का देश है। हमारे देश में जो 18 से 35 साल का आयु वर्ग है वो सबसे ज़्यादा है। आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बड़ी समस्या है? और आपकी मैं भाषण देखता हूँ पार्लियामेंट में भी आप ये बात उठाते हैं, कुरुक्षेत्र के लिए जब आप बात करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे बताइए कि ये कितनी बड़ी समस्या है एंड हाउ टू टैकल इट? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है और बेरोज़गारी है। लेकिन बेरोज़गारी किसके लिए है? बेरोज़गारी उसके लिए है जिसके पास कोई कौशल नहीं है। अगर किसी भी युवा के पास कोई कौशल है, उसके पास कोई स्किल्स हैं, उसको उसको कोई रोज़गार की कमी नहीं है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री भी और हमारी सरकार भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। और हमने भी अब कुरुक्षेत्र के अंदर, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी ये कौशल विकास के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं और काम करने में समय लगता है, लेकिन अभी ये रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएँगे। अभी हम आप देखेंगे कि ये 2-3 महीने के अंदर हमारे स्किल सेंटर्स बन कर के तैयार हो जाएँगे और उससे फ़र्क पड़ेगा। पूरे यहाँ पर भी, उड़ीसा के अंदर भी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी और सरकार भी अब सभी जगह स्किल डेवलपमेंट के अंदर एक मैं कहूँगा कि नई एनर्जी है, एक नई उत्सुकता के साथ और नए इंटरेस्ट के साथ इसके ऊपर बहुत बढ़-चढ़ कर के सरकार काम कर रही है और यही फ्यूचर है। और हमारे को सिर्फ़ जो स्किल्ड लोग हैं, उनकी सिर्फ़ भारत में आवश्यकता नहीं है, पूरे विश्व को। क्योंकि आजकल विश्व में आपसे जापान की बात करें, यूरोप की बात करें, कनाडा, अमेरिका, सभी जगह जो है स्किल्ड लोगों की कमी है। और भारत के लोग मेहनती हैं और वो अपनी स्किल्स को, अगर अपने कौशल का विकास करेंगे युवा, तो उनको काम के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, काम उनके पीछे भागेगा। और आपको ज़रूरी नहीं कि आप किसी और के लिए काम करें, आप अपने खुद के पैरों पे भी खड़े हो सकते हैं, खुद के पैरों पे भी खड़े होकर भी आप काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपकी जितने भी यूथ है, क्योंकि हर एक का कोई पढ़ने लिखने में मन नहीं करता, तो बहुत से लोगों का स्किल डेवलपमेंट में काम करता है। और आप स्किलिंग की बात सोचें तो जो पायलट्स हैं, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, वो भी एक स्किल है। गाड़ी चलाते हैं, वो भी एक स्किल है। तो इसलिए कई लोग प्रैक्टिकल काम में ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, ना कि कोई पढ़ लिख कर के कोई डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो स्किलिंग जो है मैं समझता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको बहुत रुचि से, इसको लाखों करोड़ों युवा इसको टेकअप कर सकते हैं। और स्टार्टअप्स पे आपका क्या सोचना है? क्योंकि स्टार्टअप्स इंडिया में 1.6 लाख स्टार्टअप रनिंग है, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न भी काम कर रहे हैं, मगर ये देखने में आ रहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है।
इसको लेके आप क्योंकि आप एक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं एक इलाके के, आप सांसद हैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक तो स्टार्टअप्स के लिए आजकल हमारे युवाओं के पास नए नए आइडियाज़ हैं और बहुत से वो नए नए आइडियाज़ को डेवलप करते हैं। तो जब नए नए आइडियाज़ होते हैं तो कुछ आइडियाज़ उसमें कामयाब होते हैं, कुछ आइडियाज़ नहीं होते। लेकिन वो नए आइडियाज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है और हमें उनको पूरा हमें उन्हें प्रोत्साहित हमें करना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की, तो पहले के मुकाबले में काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। लेकिन अभी भी काम करने के अंदर और जो जितना बड़ा काम करेगा उसको उतनी ही उसके लिए अप्रूवल्स लेना, परमिशन लेना, उसके लिए उसको बहुत उसको समय लगता है। तो ये एक निरंतर एक्सरसाइज़ है। तो जहाँ पर भी जो भी लोग जिस भी समस्या का सामना कर रहे हों, उन्हें उस बात को उजागर करना पड़ेगा। जितनी एसोसिएशंस होती हैं लोगों की, अलग-अलग एसोसिएशन होती हैं, जो-जो तकलीफ़ें उनके मेंबर्स फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं जिन मुसीबतों का, अगर वो लोगों को सामने बताएँगे, तभी एक प्रजातंत्र के अंदर, क्योंकि चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर जगह हमारे देश के अंदर हमारी लोगों के बीच से ही हम लोग चुन कर के आते हैं। तो अगर लोग जो समस्याएँ हैं, अगर वो लोगों के जनप्रतिनिधियों के सामने रखेंगे और डिमांड करेंगे लोग कि भई इन समस्याओं को हटाया जाए, ताकि वो और बढ़-चढ़ कर काम कर सकें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसके अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में और अधिक हम काम कर सकेंगे और अधिक बेहतर कर सकेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए काम करना। मिस्टर नवीन जिंदल, ये बहुत सीरियस हो गई कन्वर्सेशन। इसको कंक्लूड करते हैं एक रैपिड फायर के साथ। ओके। बहुत फनी, आपको एक वर्ड में एक लाइन में आंसर करना है। स्टार्ट करूं? अ वर्ड योर टीम वुड यूज टू डिस्क्राइब योर लीडरशिप स्टाइल। I don't know. Depends. Different people would call me different things. I Depends who you speak to. ओके। वन मिस्टेक दैट टॉट यू द मोस्ट। I keep making a lot of mistakes every day, and every day I keep learning. व्हाट इज टुडेज लर्निंग? Today's learning is that you can't take things casually. If you want the result that you want, then you have to ensure that, and still you do not control the result. Result is in the hands of gods. You can only do your karam, your actions you can take, and the rest you have to leave it to God. योर फेवरेट मोमेंट विद द तिरंगा दैट स्टिल गिव्स यू गूज बम्प्स? When we got the judgment from Honorable Supreme Court on 23rd January 2004, declaring it as a fundamental right. So that was a great moment. ओके। विच मैटर्स मोस्ट इन पब्लिक लाइफ, पॉपुलैरिटी और पर्पस? To me, purpose is very important, because without purpose, even if you are popular and but there is no purpose, then there is no purpose of being popular. Okay. The steel product you are proudest of creating in India? We're very excited about producing parallel flange beams in large sizes and the longest rail. We started to produce first time in India 120-meter long rail. Okay. So rail is very, very important for India's transport sector. So we are very proud of that. One thing about politics you were never prepared for? Never prepared for is I can't make false promises. I was never prepared for, and neither am I prepared for now. Because sometimes people, force you to kind of make false promises to them, and I'm not good at that. So I want to, I'm very straightforward, and I only commit and promise what I can deliver. So sometimes that's And one thing about being a businessman you were not prepared for? see, you're not prepared for certain things when bad things happen. When bad things happen and you're not really responsible for it. But as a leader, you have to face it. You have to face the consequences. So you're not prepared, but then you learn, and you have to prepare yourself. You have to prepare yourself that things will not happen just the way you want them to happen. So life throws different challenges at you and catches you so many times, catches you not, unprepared. Yeah. But then you have to take it up
and do your best to come out of it. Your go-to stress buster after a long day? Horses, to be able to go and ride or exercise or play some sport. One quote you live by? There are many quotes. Many quotes that are very special to me. I can't recall right now. No problem. Okay. Biggest misconception people have about you? Somebody who has not met me, they may feel that maybe I'm not approachable or I may be a difficult person. But if they just make an attempt, if they try to reach out to me, they'll find it much easier than they ever expected. कोई भी मुझे मिल जाए, चाहे एयरपोर्ट पे मिल जाए, सड़क पे मिल जाए, कोई भी अगर आके मुझसे मिलता है, मैं सबसे बहुत अच्छे से मिलता हूँ, बहुत अच्छे से प्यार से मिलता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना। इस बात का कभी कोई गुरूर होता है, एरोगेंस आती है कि मैं इंडिया की फोर्थ रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ? साबित्री जिंदल जी का और फैमिली का नाम फोर्ब्स की लिस्ट में 4th नंबर पे आया। नहीं, ऐसा नहीं। लोग रोज दिन में कई झटके लगते रहते हैं लोगों को लोगों को नहीं, मुझे रोज दिन में जो है कई झटके लगते रहते हैं। किस तरह के? नहीं, कोई भी चीज़ें जो हम सोचते हैं हम ये हो जाएगा, लेकिन नहीं होता, ये हो जाएगा, नहीं होता। तो इसलिए जो है आदमी जो है हमेशा जो है ग्राउंड पे रहना, ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है और ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना बात के जो खाली जो हवा में कूदते हैं बिना बात के, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसे ज़मीन से जुड़कर और सबसे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करके, सबसे मिलजुल कर हमें अपना काम करना है और ज़िंदगी व्यतीत करनी है। यही हमारे को संस्कार माँ बाप ने दिए हैं और यही संस्कार हम आगे भी अपने बच्चों को देते हैं कि हम सब मिलजुल करके सबको लेके चलें। क्योंकि जो भी आज है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है और इसके लिए सब टीम वर्क, इसके लिए पीछे जो है लाखों लोगों की इसके पीछे मेहनत है, हमारे देश का आशीर्वाद है। तो हम सबको मिल करके और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने से बढ़कर एक बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने देश के लिए हमको मिलकर काम करना है। लास्ट फायर, one thing politician should learn from an industrialist, and one thing a politician should learn from an industrialist learn from politician. Okay, so politicians can learn from industrialists. I will make a general statement, is efficiency. How to use your resources efficiently. Whatever resource, whether it is money, whether it is administration, whether it is human resources, whatever resources are, whether country, state, we have to use them efficiently. That is what we have to learn from business. Politics can learn from businesses. And as a businessman, what one can learn from politicians is that how they convey a message, how they approach people, how they take feedback from people. So the interpersonal skills of politicians is very good. So that industrialists or businessmen can learn from politicians. And you have attained both. Congratulations. I've tried to wear different hats at different times and try to do a good job at all of them. Thank you so much. Thank you, Praveen. All the best.